एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, यानी कि नियंत्रण और समन्वय। तो देखिए, मैं आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में नोट्स प्रोवाइड करा रही हूँ, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, एक एक पॉइंट आपको अच्छे से समझ में आए। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा एंड तक देखिएगा, जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो, सारा कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो, आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगा, सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है, सोचा है आपने? ठीक, तो देखिए, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता क्या है। सपोज दैट आपके एग्जाम में आपके नंबर कम आए, तो आपके फादर ने आपको एक स्लैप मारा, आपको पेन हुआ। ये पेन क्यों हुआ, कैसे आपको इस पेन का फील हुआ, तो इनको हम समझेंगे। इसके अलावा जब आप टच मी नॉट प्लांट को छूते हैं, ये जिसे बोलते हैं मिमोसा प्यूडिका, ठीक, जब इसे टच करते तो वो क्यों मुरझा जाता है, उसकी लीव्स जो होती है वो क्यों बंद हो जाती हैं, तो इन सभी को हम अच्छे से समझेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे अपने फ्रेंड के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो इसको हम अच्छे से समझते हैं कि क्या होता है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो देखिए, कोऑर्डिनेशन यानी कि समन्वय क्या होता है। द वर्किंग ऑफ वेरियस ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन ए प्रॉपर मैनर टू प्रोड्यूस एप्रोप्रिएट रिएक्शंस टू अ स्टिमुलस इज नोन एज कोऑर्डिनेशन। यानी कि किसी भी उद्दीपन के प्रति उचित प्रतिक्रिया उत्पन्न करने के लिए किसी जीव के शरीर के विभिन्न पार्ट में कोई भी एक्टिविटी का होना, ठीक है। अब जैसे कि आपके फादर ने आपको थप्पड़ मारा, तो आपने तुरंत रिएक्ट किया, मतलब एक स्टिमुलस मिला। स्टिमुलस क्या है? स्टिमुलस यानी कि उद्दीपक। ये एनवायरनमेंट में कोई भी चीज हो सकती है। सपोज दैट आपके सामने कोई भी सांप आ गया, तो आप तुरंत पीछे हटते हो, आप डरते हो। तो ये क्यों होता है, किस कारण होता है? मतलब कि अब कोई भी चीज आपको जो प्रभावित करती है वो क्या है? स्टिमुलस है, जिसके कारण आप रिएक्ट करते हैं। तो वो सारी चीजें क्या है? स्टिमुलस होती हैं, यानी कि उद्दीपक होती हैं, ठीक है। इसके अलावा all the activities in animals are controlled and coordinated by the nervous system and endocrine system। यानी कि जो भी जीव होते हैं उनमें जो भी ये गतिविधियां होती हैं, तो वो किसके द्वारा कंट्रोल की जाती हैं? ये नर्वस सिस्टम और एंडोक्राइन के द्वारा कंट्रोल की जाती हैं, ठीक है। अब जो कोऑर्डिनेशन होता है, कोऑर्डिनेशन मेनली टू टाइप्स का होता है। एक होता है आपका नर्वस कोऑर्डिनेशन, जबकि सेकेंड होता है हार्मोनल कोऑर्डिनेशन। अब नर्वस कोऑर्डिनेशन में क्या होता है? दिस हैपेंस ओनली इन एनिमल एंड ह्यूमंस। यानी कि जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है, नर्वस समन्वय होता है, ये सिर्फ और सिर्फ किस में होगा? ये एनिमल्स में होगा और ह्यूमंस में होगा। अब एनिमल्स में यानी कि ये जो नर्वस कोऑर्डिनेशन होता है ये एनिमल्स में होगा और ह्यूमन में होगा, ठीक। अब इसमें क्या क्या आता है? इसमें ब्रेन आ जाता है, आपका स्पाइनल कॉर्ड आ जाता है। स्पाइनल कॉर्ड को रीढ़ की हड्डी या फिर मेरुरज्जु भी बोलते हैं। इसके अलावा इसमें आ जाता है आपका तंत्रिका, यानी कि नर्वस सिस्टम, ठीक। तो इनको हम अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे। यही बात करें हम हार्मोनल कोऑर्डिनेशन की, तो इट हैपेंस इन मेनली प्लांट्स एंड इन एनिमल्स आल्सो। यानी कि जो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन होता है ये प्लांट्स में भी होगा और एनिमल में होगा। प्लांट्स में तो होता ही है, ठीक है, और एनिमल में भी होगा। एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जो प्लांट्स होते हैं इनमें नर्वस कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, क्योंकि जो प्लांट होते हैं इनमें कोई भी नर्वस सिस्टम तो प्रेजेंट होता नहीं है। जो भी इसमें कोऑर्डिनेशन होगा वो सिर्फ और सिर्फ हार्मोन्स के द्वारा ही होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। और ये जो हार्मोनल कोऑर्डिनेशन होता है इसमें क्या होता है? केमिकल का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है। तो इन सबको हम बहुत ही अच्छे से और डिटेल में समझेंगे। तो अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। तो आइए इसे और भी आगे अच्छे से समझते हैं। नर्वस सिस्टम यानी कि तंत्रिका तंत्र। तो देखिए, इन ह्यूमन एंड एनिमल्स नर्वस एंड मस्कुलर टिश्यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। यानी कि मनुष्यों और जानवरों में तंत्रिका और मांसपेशियों के ऊतक नियंत्रण और समन्वय के लिए जिम्मेदार होते हैं। यानी कि जो कोऑर्डिनेशन है,
ठीक है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? तो उसके लिए हमारा नर्वस सिस्टम और मस्कुलर टिश्यूज रिस्पॉन्सिबल होते हैं, ठीक है। In our body, all the informations receives from the tip of nerve cells through the receptor. यानी कि हमारे शरीर में कोई भी इंफॉर्मेशंस होती हैं, ठीक है, तो वो कौन रिसीव करेगा? वो हमारी बॉडी के रिसेप्टर के द्वारा नर्वस सिस्टम में पहुंचते हैं और वही नर्वस सिस्टम जो होते हैं इंफॉर्मेशंस को हमारी बॉडी में सर्कुलेट करते हैं, ठीक है। सपोज दैट आपने कोई भी गर्म चीज़ छुई, ठीक है, तो अब वो जैसे ही आपने गर्म चीज़ छुई तो आपकी बॉडी में आपके रिसेप्टर के द्वारा मैसेज न्यूरॉन्स को पहुंचा और इन न्यूरॉन्स ने दूसरी न्यूरॉन को पहुंचाया और ऐसे पहुंचते हुए ये हमारे ब्रेन तक सिग्नल जाता है और ब्रेन हमारा तुरंत बोलता है कि हाथ हटा लो, ये चीज़ गर्म है, ठीक है। तो इस तरीके से अब आप सोच रहे होंगे कि ये रिसेप्टर क्या होते हैं। तो देखिए, जो रिसेप्टर होते हैं ये एक्चुअल में हमारे क्या होते हैं? सेंस ऑर्गन होते हैं। अब सेंस ऑर्गन तो आपको पता ही होगा कि सेंस ऑर्गन क्या होते हैं, नहीं पता है तो मैं आपको ज़रूर बताऊंगी। तो देखिए, सेंस ऑर्गन में आ जाते हैं हमारे आइज़, ठीक, आइज़, ईयर, इसके अलावा स्किन आती है, नोज एंड टंग, ठीक है। तो ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन है जो कि रिसेप्टर का काम करते हैं। कोई भी चीज़ आप छूते हैं, जैसे स्मेल आप करते हो, आपको कोई भी गंदी स्मेल लगती है तो आप तुरंत रिएक्ट करते हैं कि दिस इज़ अ वेरी पंजेंट स्मेल, है ना। तो क्या है ना, आप तुरंत उसको रिएक्ट करते हो। क्यों आप रिएक्ट करते हो? क्योंकि भाई ये क्या है, आपके सेंस ऑर्गन है और सेंस ऑर्गन क्या है, रिसेप्टर का काम करते हैं। ये उस मैसेज को रिसीव करते हैं और ये हमारे न्यूरॉन्स में पहुंचता है और न्यूरॉन हमारे ब्रेन तक पहुंचाते हैं चीज़ों को, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को रिएक्ट कर पाते हैं, ठीक है। तो इनको हम और भी आगे डिटेल में समझते हैं। तो अब नर्वस सिस्टम किसे कहते हैं? देखिए, द नर्वस सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ स्पेशलाइज्ड टिश्यू कॉल्ड नर्वस टिश्यू। यानी कि जो नर्वस सिस्टम होता है किससे मिलके बना होता है? एक स्पेशल टाइप के टिश्यू से मिलके बना होता है जिससे हम कहते हैं नर्वस टिश्यू, ठीक है। एंड द नर्व सेल और न्यूरॉन इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। यानी कि जो नर्वस सिस्टम होता है, हमारा तंत्रिका तंत्र होता है, इसकी फंक्शनल यूनिट क्या होगी? वो हमारी न्यूरॉन या फिर नर्व सेल होगी। तो ये इस पॉइंट को आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है, बहुत ही बढ़िया से इसको रट लीजिए कि जो फंक्शनल यूनिट होती है नर्वस सिस्टम की तो वो क्या होती है? वो हमारी नर्व सेल या फिर न्यूरॉन होती है। इसे आपको ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि ये आपका ऑब्जेक्टिव में भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा ये आपसे वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में भी पूछा जा सकता है। तो इस पॉइंट को आपको रिमेंबर रखना है, ठीक। नेक्स्ट क्या है कि इट इज द नर्वस सिस्टम विच इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन कॉम्प्लेक्स एनिमल्स। यानी कि यह तंत्रिका तंत्र जो है ये मुख्य रूप से जो कॉम्प्लेक्स एनिमल होते हैं या फिर हायर एनिमल होते हैं उनमें कोऑर्डिनेशन और कंट्रोल के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे न्यूरॉन के बारे में कि न्यूरॉन क्या होती है, क्योंकि भाई फंक्शनल यूनिट होती है ये किसकी? नर्वस सिस्टम की। आपके तंत्रिका तंत्र की फंक्शनल यूनिट होती है न्यूरॉन। बहुत सारी न्यूरॉन मिलके हमारा एक तंत्रिका तंत्र बनाते हैं ना, यानी कि नर्वस सिस्टम बनाते हैं और यही न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट होते हुए हमारे ब्रेन तक की मैसेज को पहुंचाती है और आप तुरंत रिएक्ट कर पाते हो, ठीक है। तो इसे हम डिटेल में अच्छे से समझते हैं। न्यूरॉन क्या होती है? न्यूरॉन इज अ हाईली स्पेशलाइज्ड सेल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ नर्व इम्पल्सेस। यानी कि न्यूरॉन एक अत्यधिक विशिष्ट कोशिका है जो कि तंत्रिका आवेगों के संचरण के लिए जिम्मेदार है। यानी कि जो नर्व इम्पल्सेस होते हैं, अब कोई भी इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन होता है, कोई भी मैसेज होता है तो वो हमारी बॉडी में कैसे सर्कुलेट होता है? वो इन्हीं नर्व इम्पल्सेस के ही द्वारा सर्कुलेट होता है, ठीक है। अब ये जो न्यूरॉन है इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट इज साइटोन एंड सेकेंड डेंड्राइट्स एंड एक्सॉन, ठीक है। तो इनको हम अच्छे से डायग्राम में समझ लेते हैं। तो देखिए, जो साइटोन है ये ऊपर का पार्ट आपका साइटोन है। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये जो हमारा पार्ट है ये साइटोन है और इसी साइटोन के ऊपर एक ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिन्हें हम बोलते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। क्या बोलेंगे? डेंड्राइट्स बोलते हैं। इसके अलावा जो ये लॉन्ग पार्ट होता है पूरा, ये होता है हमारा एक्सॉन, ठीक है। ये क्या होगा? ये एक्सॉन होता है और एक्सॉन के एंड पे ही कुछ टिप्स पाई जाती है जिसे बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल, ठीक है। और ये आपका स्वान सेल होता है और ये यहाँ पे डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये नोड्स ऑफ रैनवियर है
और ये जो एक्सॉन होता है इसके ऊपर एक कोटिंग होती है जो कि होती है माइलिन शीथ की, ठीक है। और जहाँ पे माइलिन शीथ नहीं प्रेजेंट होता है वहाँ पे गैपिंग होती है, उस गैपिंग को बोलते हैं नोड ऑफ रैनवियर, ठीक। तो इनको हम और भी अच्छे से डिटेल में समझेंगे कि साइटोन में क्या क्या होता है, डेंड्राइट्स का काम क्या होता है, एक्सॉन का काम कैसे होता है, और कैसे इम्पल्सेस जनरेट होती हैं, और कैसे एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में मैसेज ट्रांसफर होता है। तो इन सबको हम डिटेल में समझेंगे। तो बच्चों, अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि देखिए जब आप चैनल सब्सक्राइब करते हैं, आप वीडियो को लाइक करते हैं, तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है और मुझे ये लगता है कि और भी अच्छा बेटर करने की कोशिश मैं करती हूँ कि जिससे आपको बहुत अच्छे से चीज़ों को कन्वे कर पाऊँ और भी अच्छे से अच्छे आपके लिए कंटेंट ला पाऊँ। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो अब इसे हम डिटेल में पढ़ते हैं, आइए समझते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे साइटोन, ठीक, साइटोन के बारे में, या फिर साइटोन को क्या बोलते हैं, सेल बॉडी बोलते हैं, या फिर इसे सोमा भी बोलते हैं, ठीक है। और इसे क्या बोलेंगे, सोमा। तो ये चीज़ पे आपको ध्यान रखनी है, साइटोन बॉडी या फिर सेल बॉडी या फिर सोमा। तो साइटोन क्या है? The cell body or cytone is somewhat star-shaped with many hair-like structure protruding out of the margin। यानी कि जो सेल बॉडी या फिर साइटोन होता है एक स्टार शेप्ड का स्ट्रक्चर होता है जिसमें कई हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, मार्जिन्स होती हैं जो कि बाहर की तरफ निकली होती हैं। डायग्राम में आप देख सकते हैं कि ये कैसा स्टार शेप्ड है, एज यू कैन सी इन दिस डायग्राम कि ये जो साइटोन है स्टार शेप्ड इन स्ट्रक्चर है और इसमें बहुत सारी हेयर्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स, ठीक है। और दूसरी चीज़ देखिए, अगर आपको न्यूरॉन का डायग्राम नहीं याद आता है, ठीक है, नहीं याद है, तो आपको सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको अपने हैंड को याद रखना है, आपको अपने हैंड को रखना है। अब आप इसे ओपन करिए, आप इसमें देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है, पूरा का पूरा साइटोन है, ठीक है। अब ये साइटोन है, आप इसके बीच में क्या हो गया, हमारा न्यूक्लियस हो गया। देन ये जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं, ठीक है, इनको आपने मान लिया क्या है, ये डेंड्राइट्स हैं जो कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, ठीक। इसके बाद जो बाकी का साइटोन के बाद का बाकी का जो पार्ट होता है जो कि टेल होता है और लंबा स्ट्रक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं एक्सॉन, ठीक है। अब इस एक्सॉन पे कुछ लेयरिंग होती है जिसे हम बोलते हैं माइलिनेटेड शीथ। अब जिस जगह माइलिन की शीथ नहीं पाई जाएगी उस जगह को हम बोलते हैं रैनवियर नोड, यानी कि माइलिनेटेड शीथ जहाँ प्रेजेंट नहीं होगी उसके बीच में कुछ गैप होगा, उस गैप को हम बोलते हैं रैनवियर नोड, और यहीं से ही इम्पल्सेस जनरेट होती हैं। ये चीज़ भी आपको ध्यान रखनी है। आपको रिमेंबर रखना है कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होगा, आपके हैंड के जैसा होगा। आपसे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पूछा गया, आप तुरंत अपना हैंड ओपन करिए और छाप दीजिए, ठीक है। इससे अच्छा डायग्राम और इससे अच्छा आप कहीं भी नहीं समझ सकते हैं, ठीक है। आपको कुछ भी नहीं करना है, आपसे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर पूछा गया है, आप अपने हैंड को ओपन करिए और बस एज इट इज ऐसे ही छाप दो, आपका हो गया न्यूरॉन, ठीक है। तो आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है, द न्यूक्लियस ऑफ द न्यूरॉन इज फाउंड इन द सोमा। अब मैंने आपको बताया कि ये आपका स्ट्रक्चर है न्यूरॉन का, यहाँ पे बीच में क्या होगा, न्यूक्लियस होगा, ठीक है। तो वही पॉइंट में दिया गया है कि जो न्यूरॉन का न्यूक्लियस होगा वो कहाँ प्रेजेंट होगा, वो इसी साइटोन में प्रेजेंट होगा, ठीक है। And neuron need to produce a lot of proteins and most of neural protein are synthesized in the soma as well। यानी कि जो न्यूरॉन है भाई इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस जनरेट हो रही है, बन रही है, तो इनको कुछ प्रोटीन की भी तो आवश्यकता होगी। तो ये प्रोटीन जो है ये इसी साइटोन के अंदर बनती है, वो भी न्यूक्लियस के पास ही, ठीक है। ये चीज़ हो गया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट को भी हम देख लेते हैं कि मैंने बताया कि डेंड्राइट क्या होते हैं, जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं साइटोन में जो कि आउटर साइड होते हैं, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, डेंड्राइट्स, ठीक है। ये न्यूक्लियस हो गया आपका और ये आपका डेंड्राइट्स हो गया, ठीक, जो कि किस में पाए जाएंगे, साइटोन में पाए जाएंगे, आपको ध्यान रखना है। और ये जो डेंड्राइट्स होती है ये नर्व इम्पल्सेस को रिसीव करती हैं, जो भी नर्व इम्पल्सेस हैं, जो भी आपकी इंफॉर्मेशंस हैं, ठीक है, वो कौन रिसीव करेगा, वो यही डेंड्राइट रिसीव करती हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि द फर्स्ट टू न्यूरोनल फंक्शंस
receiving and processing incoming informations generally take place in the dendrites and cell body। यानी कि क्या कह रहा है कि जो भी इंफॉर्मेशंस होती है, दो न्यूरॉन के बीच में जो इन्फॉर्मेशन होगी वो इन्फॉर्मेशन रिसीव कहाँ पे होगी, वो इसी डेंड्राइट पे ही होगी, यानी कि सेल बॉडी में होगी। ठीक है, क्योंकि सेल बॉडी से ही जुड़े हुए हैं डेंड्राइट्स। ठीक, आई होप ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। इसके बाद आता है न्यूरॉन का लंबा सा पार्ट जिसे हम बोलते हैं एक्सॉन, यानी कि अक्षतंतु। हिंदी में इसे क्या बोलेंगे, अक्षतंतु बोलेंगे। ठीक है, तो ये क्या है कि दिस इज द टेल ऑफ द न्यूरॉन, यानी कि ये क्या है, इस तंत्रिका की ये टेल होती है। ठीक है, इट टेंड्स इन सेवरल हेयर लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड एक्सॉन टर्मिनल। इसके एंड पे क्या होता है, बहुत सारे हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिनको हम बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, द एक्सॉन टर्मिनल सर्कुलेट नर्व इम्पल्सेस, और ये जो एक्सॉन टर्मिनल होते हैं यही नर्व इम्पल्सेस को सर्कुलेट करते हैं, यानी कि कोई भी नर्व इम्पल्स आई, कोई भी इंफॉर्मेशन आया, ठीक है, अब साइटोन से वो एक्सॉन टर्मिनल पे पहुंचा। ठीक है, एक्सॉन टर्मिनल पे पहुंचा, फिर इसके बाद इससे कोई दूसरा साइटोन कनेक्ट हो गया, मतलब उसका डेंड्राइट कनेक्ट हो गया। अब उस डेंड्राइट से होते हुए वो दूसरी नर्व में पहुंचा, अब दूसरी नर्व से पहुंचते हुए फिर से वो एक्सॉन टर्मिनल में पहुंचा, फिर से एक्सॉन टर्मिनल में होते हुए वो पहुंच जाता है डेंड्राइट में। तो इस तरीके से एक साइकिल चलती रहती है, इस तरीके से बहुत सारी न्यूरॉन्स जुड़ती जाती हैं। पूरी बॉडी में हमारे न्यूरॉन ही तो होती है। ठीक है, और जो भी मैसेज होते हैं इन्हीं न्यूरॉन के द्वारा हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट होता है, इसके द्वारा नर्व इम्पल्सेस के रूप में। ठीक है, और ये हमारे ब्रेन तक की सिग्नल को डायरेक्ट पहुंचा देते हैं, तुरंत हमारे ब्रेन को फंक्शन मिलता है कि ये चीज़ ऐसी है, उससे रिएक्ट करना है। ठीक है, आई होप ये चीज़ अच्छे से समझ में आई होगी। मैनी एक्सॉन्स आर कवर्ड विद अ स्पेशल इंसुलेटिंग सब्सटेंस कॉल्ड माइलिन, यानी कि मैंने आपको बताया कि जो भी एक्सॉन्स होती हैं, ठीक है, वो स्पेशल इंसुलेटिंग कवरिंग से कवर्ड रहती है, जिसे हम बोलते हैं माइलिन शीथ। ठीक है, जिसे क्या बोलेंगे, माइलिन शीथ। ठीक है, एंड ये माइलिन शीथ क्या करती है, विच हेल्प देम कन्वे द नर्व इम्पल्स रैपिडली। माइलिन इज नेवर फाउंड ऑन डेंड्राइट्स। ठीक है, और इस माइलिन शीथ का काम क्या होता है, ये क्या करती है, जो भी नर्व इम्पल्सेस होती हैं इनको तेजी से कन्वे करेगा। ठीक है, और जो माइलिन कवरिंग होती है ये डेंड्राइट पे एब्सेंट होती है। इस पॉइंट को भी आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जो माइलिन होती है ये कभी भी आपकी डेंड्राइट्स पे नहीं पाई जाएगी। ठीक है, माइलिन शीथ इज एब्सेंट इन डेंड्राइट्स, ये चीज़ आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। तो अब हम समझ लेते हैं कि माइलिन शीथ क्या होती है। ठीक है भाई, इतनी इंपॉर्टेंट है तो इसे भी तो हमें समझना है। तो माइलिन शीथ क्या है, देयर इज एन इंसुलेटर कवर अराउंड द एक्सॉन, दिस इज कॉल्ड माइलिन शीथ, यानी कि जो एक्सॉन के चारों तरफ लेयरिंग होती है, कवरिंग होती है इंसुलेटर की। ठीक है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, माइलिन शीथ कहते हैं। और ये माइलिन शीथ क्या करती है, The myelin sheath insulates the axon against nerve impulse from the surroundings, यानी कि ये जो माइलिन शीथ होती है ये एक्सॉन के जो सराउंडिंग होती है, जो इम्पल्सेस होती है उनके अगेंस्ट इंसुलेट करता है उसे। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई आपकी माइलिन शीथ के बारे में। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार मैं फिर से आपको समराइज करा देती हूँ कि न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है। देखिए, न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन में जो ऊपर का पार्ट होता है इसे हम बोलते हैं साइटोन। ठीक है, क्या बोलेंगे इसे हम, साइटोन बोलेंगे, या फिर सेल बॉडी भी इसे हम कहते हैं। और इस साइटोन में ही जो ऊपर साइड एक आउटग्रोथ सी दिखती है, जिसमें जो कि हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसे हम कहते हैं डेंड्राइट। अब इस साइटोन के अंदर प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस। ठीक है, न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, और इसी में ही क्या होती है, आपकी प्रोटीन सिंथेसिस भी होगी, क्योंकि भाई अब न्यूरॉन है, अब ये इम्पल्सेस को जनरेट करेगा, यहाँ पे इम्पल्सेस का कंडक्शन भी होगा, तो अब प्रोटीन भी तो इसको चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे प्रोटीन सिंथेसिस भी होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि प्रोटीन सिंथेसिस कहाँ पे होगा, ये आपका साइटोन में होगा। इसके बाद एक टेल लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम बोलते हैं एक्सॉन। ठीक है, जिसे क्या बोलेंगे, एक्सॉन। और इस एक्सॉन के लास्ट एंड पे क्या होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसे हम बोलते हैं एक्सॉन टर्मिनल। और ये एक्सॉन जो होता है एक कवरिंग से, इंसुलेटेड कवरिंग से कवर्ड रहता है, जिसे बोलते हैं माइलिन शीथ। ठीक, अब जहाँ पे माइलिन शीथ एब्सेंट होती है उसके बीच में कुछ गैप होता है, उस गैप को हम बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। ठीक है, क्या बोलेंगे, नोड ऑफ रेनवियर। और ये जो नोड ऑफ रेनवियर होता है
यहाँ पे कुछ साल्टेटरी कंडक्शन होता है, साल्टेटरी मोशन होता है, यानी कि जंपिंग लाइक मूवमेंट होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। अब हम समझेंगे सिनैप्स क्या होता है। देखिए, अब कोई भी न्यूरॉन है आपस में कनेक्ट होंगी, ठीक, तभी तो जो इम्पल्सेस है, एक इम्पल्स दूसरे इम्पल्स में पहुंचेगी, यानी कि जो आपका इंफॉर्मेशन है वो एक नर्व से दूसरे नर्व में पहुंचेगा, ठीक, तभी तो मैसेज ट्रांसफर होगा आपका। तो सिनैप्सेस क्या होते हैं? इट इज द गैप बिटवीन द नर्व एंडिंग ऑफ वन न्यूरॉन एंड डेंड्राइट ऑफ द अदर न्यूरॉन। अब ये सिनैप्सेस क्या होते हैं तो समझिए, कोई एक न्यूरॉन है, ठीक है, अब उस न्यूरॉन के जो एंडिंग है, ठीक है, इस न्यूरॉन के एंडिंग का और दूसरी न्यूरॉन के डेंड्राइट के बीच की जो गैपिंग होती है, ठीक है, तो उसे ही हम कहते हैं सिनैप्स। तो देखिए, जब किसी एक न्यूरॉन में कोई भी इलेक्ट्रिक इम्पल्स है, ठीक है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, क्योंकि भाई इंफॉर्मेशन किस रूप में होती है, इलेक्ट्रिक इम्पल्स के ही रूप में होती है। अब सपोज दैट इसमें कोई भी इलेक्ट्रिक इम्पल्स है, कोई भी इंफॉर्मेशन है, अब ये इंफॉर्मेशन ये साइटोन डेंड्राइट से होते हुए हमारे एक्सॉन टर्मिनल पे है, ठीक है, इस टिप पे है। अब ये जैसे ही इस पे दूसरी जो न्यूरॉन है, इस न्यूरॉन के डेंड्राइट में इसको ट्रांसफर करेगा, तो ये कुछ लिक्विड सेक्रेट करता है, ठीक है, कुछ लिक्विड सेक्रेट करेगा। इस लिक्विड के सेक्रेशन से क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस हैं इनमें रिएक्शन होगा और फिर से एक नई इलेक्ट्रिक इम्पल्स जनरेट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये धीरे धीरे दूसरी एक से दूसरी न्यूरॉन, दूसरी से तीसरी न्यूरॉन, तीसरे से चौथी न्यूरॉन, इस तरीके से पूरी न्यूरॉन तक की ये मैसेज ट्रांसफर होता है और फाइनली हमारे ब्रेन तक पहुंचता है और हमें तुरंत मैसेज आता है कि ये चीज़ ऐसी है और उसमें ऐसे रिएक्ट करना है, ठीक है। तो इस तरीके से होता है। अब देखिए, ये जो इलेक्ट्रिक सिग्नल होते हैं, दीज इलेक्ट्रिक सिग्नल इज कन्वर्टेड इनटू केमिकल सिग्नल फॉर ऑनवर्ड ट्रांसमिशन। ये जो इलेक्ट्रिक सिग्नल मिले, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक सिग्नल मिले, आगे ये कैसे ट्रांसमिशन होगा इनका, ये कुछ केमिकल सिग्नल में चेंज हो जाते हैं और ये हमारे आगे ब्रेन तक पहुंचते हैं। अब ये चीज़ तो मैंने आपको बताई कि जो एक्सॉन टर्मिनल होता है और यहाँ पे जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है, ये जब डेंड्राइट से मिलती है तो कुछ केमिकल सेक्रेट करती हैं, ठीक है। तो जिसके कारण अब ये किस में चेंज हो गया, ये केमिकल सिग्नल चेंज हो गया, ठीक है, केमिकल सिग्नल में चेंज हो गया और ये नर्व इम्पल्स को जनरेट कर देगा, ठीक है। तो इस तरीके से इंफॉर्मेशन एक न्यूरॉन से दूसरी न्यूरॉन तक ट्रांसफर होती रहती है और फाइनली हमारे ब्रेन तक पहुंचती हैं। आई होप सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। तो देखिए बच्चों, आज की वीडियो में तो हमने न्यूरल कोऑर्डिनेशन को समझा कि न्यूरल कोऑर्डिनेशन कैसे होता है, न्यूरॉन का स्ट्रक्चर कैसा होता है, एक्सॉन का काम क्या होता है, डेंड्राइट का काम क्या होता है, सिनैप्स का क्या रोल है, ठीक है, इन सबको हमने अच्छे से समझा। इसके अलावा हम नेक्स्ट वीडियो में अब समझेंगे सीएनएस और पीएनएस के बारे में, यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के बारे में समझेंगे और स्पाइनल कॉर्ड को अच्छे से समझेंगे, ब्रेन को अच्छे से समझेंगे कि ब्रेन के कितने पार्ट होते हैं, मिड ब्रेन क्या होता है, फोर ब्रेन क्या होता है, हाइंड ब्रेन क्या होता है, ओवरऑल इनको भी हम अच्छे से समझेंगे, ठीक है। एक और चीज़ यहाँ पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी बता देती हूँ कि आपके बोर्ड्स के लिए इसमें से कौन कौन से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तो आपको सिनैप्स के बारे में अच्छे से पढ़ना है कि सिनैप्स क्या होते हैं, ठीक है, सिनैप्स क्या होते हैं, ठीक, इसको आपको अच्छे से याद रखना है क्योंकि ये आपसे एग्जाम में वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसके अलावा स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन एंड डायग्राम, ठीक है, ये तो आपको बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है क्योंकि इसका डायग्राम भी आपसे पूछा जाता है और पूरा फुल एक्सप्लेनेशन भी पूछा जाता है। ये आपका 5 मार्क्स में आपके बोर्ड्स में पूछा जाता है लॉन्ग टाइप ऑफ क्वेश्चन में, तो इसे भी आपको पूरी अच्छे से प्रिपेयर करना है, ठीक है। डायग्राम को खूब अच्छे से आप लेबल करके खूब प्रैक्टिस करके अच्छे से समझ लीजिए। वैसे तो मैंने आपको बहुत ही सिंपल वे में न्यूरॉन का स्ट्रक्चर बता दिया कि किस तरीके से आप न्यूरॉन का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। इसके अलावा आप खुद भी अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं, खूब अच्छे से प्रिपेयर करिए जिससे कि आपके एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप बिल्कुल भी स्किप ना कर पाएँ, ठीक है। आई होप सारे डाउट आपके क्लियर हुए होंगे। तो अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रह गया, तो अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है तो उसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करें और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसे अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।